हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक है राजपूत राजवंश की उत्पत्ति। और चलिए राजपूत वंश से जुड़े हुए जो बहुत सारे वंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश से। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था, याद रखेंगे। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट तृतीय जो था वो गुज्जर प्रतिहार वंश से ही संबंधित थे। उनको राष्ट्रकूट जो वंश शासन कर रहे थे उनके सम्राट था गोविंद तृतीय, उसने हरा दिया था युद्ध में। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा, गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा महिर भोज था, याद रखेंगे। महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। तो उत्तर भारत में कन्नौज पड़ता है। कन्नौज को लेकर के प्राचीन काल में आप देखेंगे त्रिकुटिया संघर्ष हुआ है, जो हम किसी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। महिर भोज भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते थे, उनकी भक्ति का गुणगान करते थे। उन्हीं के सम्मान में वो वराह की उपाधि भी ग्रहण किया था। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर जो था कवि, वो प्रतिहार वंश के शासक था महेंद्रपाल, उसके दरबार में वो रहते थे। और इस वंश का अंतिम राजा यानी गुज्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। आज जो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है, इसकी स्थापना तोमर वंश ने किया था। और तोमर वंश के जो राजा नरेश, राजा को नरेश कहा जाता था और उसका नाम था अनंगपाल, उसने ही किया था। अब अगला वंश देखते हैं। अगला वंश है गहड़वाल वंश, या इसको राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और इसकी राजधानी वाराणसी यानी बनारस थी, जो उत्तर प्रदेश में है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। यानी गहड़वाल वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। और इस राजा के जो मंत्री थे वो उसका नाम था लक्ष्मीधर, और वो विभिन्न शास्त्रों को जानने वाले थे, बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान लोग थे, जिनके कृत्य कल्पत नामक ग्रंथ लिखा था। और लक्ष्मीधर ने ही कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था, याद रखेंगे। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाए। उन्हीं गोविंद चंद्र की जो रानी थी कुमार देवी ने, एक रानी का मतलब है इनकी कई रानियां थी, और वो सारनाथ में ही धर्म चक्र जीन विहार बनवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। यानी पृथ्वीराज तृतीय ने जब संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था तो उसी समय उसका अपहरण कर लेता है। और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने योग्य है कि गहड़वाल राजवंश के जो अंतिम शासक था उसका नाम जयचंद था, जिसे गौरी ने 1494 ईस्वी के चंदवार युद्ध में मार डाला था। और गौरी के साथ जयचंद का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, और चंदवार जगह पर होता है, और इसी युद्ध में जयचंद मारा जाता है। हालांकि जयचंद के बारे में एक ये कहानी भी है कि मुसलमानों की सहायता इसने शुरू में किया था। जैसे 1191 और 92 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी का युद्ध होता है, और वह युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम में तो गौरी की हार हो गई थी, द्वितीय में गौरी की जीत होती है। भारत में इस्लाम धर्म का उदय होता है। उसमें जयचंद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाहमान या चौहान वंश, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चाहमान वंश समझिए या चौहान वंश समझिए, इसके संस्थापक वासुदेव था। और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया।
तो चौहान वंश की राजधानी पहले कहाँ थी? अहिछत्र थी, अब बाद में वो हो गई अजमेर। इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो अनुराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हरिकिले नामक संस्कृत नाटक की रचना की। विशलदेव ने ही हरिकिले नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राज कवि थे। इंपॉर्टेंट है, सोमदेव जो थे वो विग्रहराज चतुर्थ के राज का कवि था। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा और सोमदेव ने ही ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, जो मस्जिद शुरू में था, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित वह पहले एक विद्यालय हुआ करता था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चौहान वंश का जो अंतिम शासक था, याद रखेंगे, पृथ्वीराज तृतीय थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था। इंपॉर्टेंट है, चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज तृतीय के राज का कवि था और जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? वो चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर में जो जैन मंदिर है उसका जो शिखर था, ऊपर वाला भाग, उसको पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी, किनकी विजय हुई थी? तो नाम दे देगा पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से दे देते हैं। तो याद रखेंगे पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी और तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें गौरी की विजय पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। तो प्रथम युद्ध में हमने जैसा कि पहले बताया है कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है और 1 साल के बाद गौरी पूर्ण तैयारी करके आता है और पृथ्वीराज को हरा देता है, उनको मौत के घाट उतार देता है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल देता है। तो यही से इस्लाम का उदय भारत में होता है। आगे बढ़ते हैं। परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था और इसकी राजधानी धारा नगरी थी, प्राचीन राजधानी, और पहले जो उससे पहले की राजधानी थी वो उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था वो राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। नेस्धिय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मरुतुंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेस्धिय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष थे और प्रबंध चिंतामणि के लेखक जो थे मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। राजा भोज जो थे वो एक लेखक भी थे, चिकित्सा पर, गणित पर, व्याकरण पर ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख है। यानी वास्तुशास्त्र कर रहा है, युक्ति कल्पतरु में वैज्ञानिक यंत्र के बारे में बताया गया है, वास्तुशास्त्र के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। नवशाह षड्चरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मंजू के दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज, यानी इतने अच्छे कवि थे कि राजा ने इसे कविराज के नाम से कविराज की उपाधि प्रदान किया था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था और उसी मंदिर की जो परिसर थे, आंगन थे, उसी में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वान का प्रमुख केंद्र था। धारा का जो नगरी था, जब राजा भोज शासन कर रहे थे तो विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। इसने चित्तौड़ में तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, चित्तौड़ में जो राजस्थान में है।
भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने ही की थी। अब भोजपुर नगर जो राजस्थान में है उसकी भी स्थापना राजा भोज के द्वारा ही किया गया था। परमार वंश के बाद तोमर वंश का और उसके बाद चाहमान वंश का और अंत 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। तो परमार वंश मालवा पर शासन किया, उसके बाद तोमर वंश किया, उसके बाद चाहमान वंश किया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार करके उसे खिलजी वंश में शामिल कर लिया, यानी दिल्ली सल्तनत का वो भाग पार्ट हो जाता है। अब चलिए पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है। चंदेल वंश यानी बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में है और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है, तो उस पर पहले प्रतिहार राजवंश का शासन था। जब उसका पतन होता है तो उस पर चंदेल वंश का उदय हो जाता है। अब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक नुनुक था। यह पूछा गया है बीपीएससी में। इसकी राजधानी खुजराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर मोहबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खुजराहो को स्थानांतरित की थी। तो पहले राजधानी इसकी कालिंजर थी और जब राजा बनता है धंग, तो वह क्या किया, कालिंजर से राजधानी को खुजराहो स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। स्वतंत्र भी था और प्रतापी राजा था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। कन्नौज जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, राजधानी हुआ करता था, उन पर आक्रमण करके वहां के राजा देवपाल को हराता है और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करता है, जिसे उसने खुजराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। और वही विष्णु की जो प्रतिमा कन्नौज से प्राप्त करता है उसको ले जाकर के खुजराहो में एक मंदिर है उसमें उसको स्थापित कर देता है, और ये काम करता है यशोवर्मन। धंग ने जिनानाथ, विश्वनाथ एवं बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो धंग जिनानाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ नाम मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। और उसने क्या किया था, भगवान शिव की भक्ति करते करते, आराधना करते करते वो अपने शरीर का त्याग कर देता है धंग, जहां गंगा यमुना नदी का संगम है प्रयाग में। चंदेल शासक विद्याधर जो था वो चंदेल शासक ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदेल शासक जो विद्याधर था उसने प्रतिहार वंश की जो शासक राजपाल था उनकी हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि उसका मानना था जब महमूद गौरी का आक्रमण भारत पर होता है तो राजपाल ने क्या किया, बिना उससे लड़ाई लड़े उनके सामने जाकर के घुटना टेक देता, आत्मसमर्पण कर लिया। इसी के कारण विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनबी के महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। तो जिस समय मोहम्मद गजनबी का भारत पर आक्रमण होता है तो उस समय भारत में कि विभिन्न क्षेत्रों में राजपूत राजा जो थे वो शासन कर रहे थे और उसमें एकजुटता नहीं थी। वो आपस में अपने साम्राज्य को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के आपस में उलझे हुए थे। यदि इन लोगों सब ने मिल करके, सभी राजपूत राजा ने मिल करके गजनबी का प्रतिरोध करता तो निश्चित रूप से भारत पे इस्लाम का उदय नहीं होता। लेकिन उसमें से एक ऐसा राजा था विद्याधर जिसने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया मोहम्मद गजनी का। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की, यानी ग्रंथ की रचना की, और उन्होंने मोहबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण भी करवाया। कीर्तिवर्मन ने अल्लाह उदल नामक 2 सेना नायक, नाटक भी खेले जाते हैं भारत में वर्तमान समय में अल्लाह उदल। तो अल्लाह उदल नामक 2 सेना नायक थे और ये परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। परमर्दी देव जो राजा थे उनके दरबार में रहते थे और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ इसने युद्ध किया और युद्ध करते हुए अल्लाह और उदल नामक जो सेना नायक थे अपनी जान गंवा देता है। चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमर्दी देव और 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। तो चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दी देव थे और कुतुबुद्दीन ऐबक का जब चंदेल वंश पर आक्रमण होता है तो परमर्दी देव क्या किया, बिना लड़ाई के उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है
और इसी से दुखी होकर के उसके जो मंत्री थे परमर्दी देव के, जिसका नाम था अजय देव, उसने उनकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक राजवंश। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक राजवंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था और इनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। ये भगवान शिव को मानते थे, उनकी पूजा पाठ आराधना करते थे, भक्ति करते थे। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम का जब शासनकाल था तो उसी समय कह रहा है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में, उस पर आक्रमण किया। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जिस समय मोहम्मद गजनी का आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर होता है तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे, याद रखेंगे। भीम प्रथम के समान बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिलवारा के जैन मंदिर बिमल ने बनवाया था, जो भीम प्रथम जो राजा था उनके सामंत थे। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयचंद्र सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने संतों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। यानी अपने पूर्वज और संतों अपने सातों पूर्वज, यहाँ पर अपने सातों पूर्वज लिखा गया है, उनकी गजारोही मूर्तियाँ, यानी गजा का मतलब हाथी पर जो सवार मूर्तियाँ थी, जो हाथी पर वो सवार होते थे, उनकी स्थापना किया था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध थे और वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक यानी राजा के रूप में वो अंतिम राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को पदश्रेय प्रदान किया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था, याद रखेंगे। सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक था वो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। भीम द्वितीय के ही एक सामंत थे और उसका नाम था लवन प्रसाद, और उसने ही गुजरात में बघेल वंश की स्थापना करता है। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। बघेल वंश का जो कर्ण द्वितीय था वो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद जो है इस्लाम का उदय हो जाता है और इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। यानी कर्ण द्वितीय जो थे उसने ही अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना था, जब उसका आक्रमण होता तो उनका ये मुकाबला करता है। आगे बढ़ते हैं। कलचुरी चेदी राजवंश। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोकोल था और इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेदेव था। कलचुरी वंश का जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम था गंगेदेव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों को विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया था। जब पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण के सिक्के जब खत्म हो गए थे, नहीं मिलता था, तो इन्होंने क्या किया था कि स्वर्ण सिक्के का प्रचलन करवाया था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग पर विजय, कलिंग उड़ीसा को कलिंग कहा जाता है। तो कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। राजशेखर जो बहुत फेमस कवि थे वो कलचुरी के दरबार में रहा करते थे। अब है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। ये अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ राजस्थान में थे और सिसोदिया वंश राजस्थान में शासन करते थे मेवाड़ पर। मेवाड़ की राजधानी उस समय चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। उस समय जो मेवाड़ की राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। राणा कुंभा ने जब युद्ध जीता और विजय हासिल की तो उसके उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कि खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ, तो राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी से
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए